ये कहानी है उस सौगंध की जिसने देश के नक्शे से उस बेरहम लाल साए को मिटाने की ठानी, जो दशकों तक मासूमों के खून से अपनी मौजूदगी लिखता रहा। यह कहानी है उस अंत की जहां एक खामोश जंग के बाद लाल आतंक इतिहास के पन्नों में सिमटता चला गया। लेकिन अब इस सिमटती कहानी के बीच कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं झीरम कांड का सच, नक्सली संगठनों के वो काले राज और उन पूर्व नक्सलियों का दर्द भी, जिसे सोचकर आज भी सिहर उठते हैं। पूर्व नक्सलियों के बयान, संगठन के खोले राज। दंड का हिसाब से 20 में बैठक हुआ, बहुत नुकसान हो गया। अभी धीरे धीरे से पार्टी पूरा नुकसान हो जाएगा करके समीक्षा किया था। संगठन में होता था नसबंदी कांड, नक्सलवाद एक काला अध्याय। नक्सलवाद खुल गया राज। लंबी लड़ाई और बड़े अभियान के बाद आखिरकार देश अब नक्सलवाद से मुक्त हो ही गया। देश के नक्शे का एक बड़ा इलाका कभी नक्सलवाद के लाल रंग से रंगा हुआ था, लेकिन अब नक्शे की यह तस्वीर बदल चुकी है। 31 मार्च 2026 नक्सलवाद के खात्मे की जो सौगंध खाई थी वो इस तारीख को पूरी हो गई। तो आखिर कैसे खून का दरिया बहाने वाली इस डरावनी कहानी का अंत हुआ? कैसे सैकड़ों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार नक्सलियों के अंत की पटकथा लिखी गई? और कैसे नक्सली संगठनों के अंदर कई साजिशों को अंजाम दिया गया? और फिर कैसे खत्म हुआ डर का यह साम्राज्य? और कैसे जंगलों में लौटी विकास की एक रोशनी? हजार 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। ये कहानी है उस सौगंध की जिसने देश के नक्शे से उस बेरहम लाल साए को मिटाने की ठानी, जो दशकों तक मासूमों के खून से अपनी मौजूदगी लिखता रहा। ये कहानी है उस इरादे की जिसने बारूद से भरी जमीन पर भी विकास के कदम रखने की हिम्मत दिखाई, जहां हर रास्ता मौत की ओर जाता था, जहां जिंदगी का रास्ता बनाया गया। ये कहानी है उन वर्दियों की जिन्होंने जंगल के अंधेरे को चीरकर हर उस ठिकाने तक पहुंच बनाई जहां से डर का कारोबार चलाया जाता था। ये कहानी है उस रणनीति की जिसने बंदूक का जवाब सिर्फ गोली से नहीं दिया, बल्कि विकास, विश्वास और बदलाव से दिया। और ये कहानी है उस अंत की जहां एक खामोश जंग के बाद लाल आतंक की कहानी इतिहास के पन्नों में सिमटती चली गई। 31 मार्च 2026 को बस्तर नक्सल मुक्त हो गया और पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया कि अब बस्तर में गिनती के ही माओवादी कैडर बचे हैं जिन्हें 10 दिनों की मोहलत दी जा रही है कि वे आकर सरेंडर कर दे। बीते 1.5 वर्ष में जो नक्सल ऑपरेशन चलाया गया उससे जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि नक्सलियों के चीफ
बसव राजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर हिड़मा के साथ साथ अन्य जो तमाम कुछ बड़े लीडर्स थे, जिनके एनकाउंटर के बाद नक्सल जो संगठन है पूरी तरह से दबाव में आया। इसके अलावा जो गेम चेंजर्स पॉइंट थे वो थे डीआरजी के जवान, जो यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से पूरी तरह से वाकिफ थे और उन्होंने नक्सल संगठन पर ऐसा दबाव बनाया कि नक्सल संगठन उसके बाद उठ नहीं पाया। करेगुट्टा ऑपरेशंस का भी जिक्र किया गया, जो नक्सलियों का अंतरराज्यीय कॉरिडोर और सेफ ठिकाना था, जिस पर 21 दिनों तक ऑपरेशन चलाकर नक्सल संगठन पर एक इंटरस्टेट दबाव भी बनाया गया। लेकिन ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें अतीत के पन्नों को पलटना होगा। इन पगडंडियों पर कभी कदम नहीं, डर चलता था। यहां सूरज भी ढलने से पहले इजाजत मांगता था और रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती थी, बल्कि अपने साथ लाती थी अनजान सन्नाटा और अदृश्य खतरे। ये नक्सलवाद के उस खूनी दौर की बात है जब अखबार के पन्नों में हर सुबह एक नई वारदात दर्ज होती थी। कहीं सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला, तो कहीं बसेस, ट्रेन्स और सड़कों को बारूद से उड़ाने की खबर। हर हेडलाइन में खौफ था, हर तस्वीर में बिखरा हुआ मलबा और हर कहानी के पीछे छिपा था एक उजड़ा हुआ परिवार। कभी किसी जवान की शहादत, तो कभी किसी मासूम की बेवजह हत्या। नक्सलवाद ने न सिर्फ कानून को चुनौती दी, बल्कि इंसानियत को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। गांवों में सन्नाटा पसरा रहता था, लोग बोलने से डरते थे, क्योंकि यहां सच कहना भी मौत को न्योता देने जैसा था। लगातार एक के बाद एक बड़े हमले हुए, लोगों में दहशत थी और दहशत के बीच एक सौगंध। 2026 31 मार्च को नक्सलवाद इस देश से समाप्त हो जाएगा। हथियार डाल दीजिए, आप भी सरेंडर करिए, मगर सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारी कार्य योजना है और हम सरेंडर करें या न करें, इस देश को नक्सलवाद से मार्च 26 तक मुक्त करा। इस संकल्प के साथ हुआ नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार। अभी तक जो नक्सली कमांडर आम लोगों और सुरक्षा बलों की मौत की वजह बन रहे थे, अब उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ रहा था। नक्सलवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने एक एक कर उन बड़े चेहरों को खत्म किया जो सालों से इस नेटवर्क की रीढ़ बने हुए थे। साल 2014 के बाद नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ी कामयाबी रही टॉप लीडरशिप का सफाया। मई 2025 में बसवराजू उर्फ नंबाला केशवराव मारा गया, जिस पर अलग अलग एजेंसीज का मिलाकर करोड़ों का इनाम था। नवंबर 2025 में माडवी हिड़मा, जिस पर करीब 1 से 1.5 करोड़ रुपए तक का इनाम था, ढेर कर दिया गया। दिसंबर 2025 में गणेश उइके, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम था, मारा गया। साल 2010 में जहां हिंसा की घटनाएं अपने चरम पर थीं और कुल 1936 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2025 तक ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 234 रह गया, यानी करीब 88% की भारी गिरावट। सुरक्षा बलों की मौजूदगी ने लोगों के भीतर भरोसा जगाया और सरकार की योजनाओं ने जिंदगी को आसान बनाया। बिजली, पानी, मोबाइल नेटवर्क और बैंकिंग जैसी सुविधाएं अब इन इलाकों तक पहुंच रही हैं। जो गांव कभी नक्शे पर सिर्फ नाम थे, अब विकास की कहानी लिख रहे हैं। लोग अब बंदूक नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं। यानी जो इलाका कभी लाल आतंक का गढ़ था, अब वो नए भारत की तस्वीर बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी अब पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। कई बड़े नक्सली लीडर या तो मारे गए हैं या फिर मुख्यधारा में लौट आए। इस बीच इन नक्सलियों ने संगठनों के बारे में कई बड़े खुलासे किए। एक तरफ जहां आदिवासियों को संगठन में जोड़कर उनसे बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम दिलवाया गया, तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की नसबंदी की भी खबर सामने आई और इन नक्सलियों में लोकतंत्र के खिलाफ जो जहर घोला जाता था, उसके भी सबूत सामने आए हैं। और ये हम नहीं, वो खुद कह रहे हैं, जिन्हें मुख्यधारा में लौटना बेहतर लगा।
जंगल, जुल्म और जरायम, हथियारों की ताकत ने दशकों तक आदिवासियों की जिंदगी को नर्क बनाए रखा। जहां विकास की रोशनी पहुंचनी चाहिए थी, वहां बारूद का साया पसर गया। स्कूल्स की जगह बंदूकें थीं, सपनों की जगह डर। मासूमों को ढाल बनाकर नक्सलियों ने अपने ही लोगों को कैद कर लिया था। न सड़क, न अस्पताल, न रोजगार, बस एक ऐसा चक्र जिसमें हर पीढ़ी डर के साथ बड़ी होती थी। लेकिन वक्त बदला, रणनीति बदली और अब वही जंगल जहां कभी खामोशी में खौफ छिपा होता था, वहां उम्मीद की हलचल सुनाई देने लगी। एक तरफ सुरक्षा बलों का अभियान तो दूसरी तरफ नक्सलियों में मानो सरेंडर करने की होड़ सी मच गई। एक के बाद एक कई बड़े नक्सली लीडर्स ने सरेंडर किया और इसके साथ ही सामने आया नक्सलवाद का काला सच। तस्वीरों में नजर आ रहा यह शख्स नक्सली लीडर पापाराव है। बस्तर में लंबे समय तक सक्रिय रहे पापाराव के सरेंडर के बाद न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए। जीराम खांड का मेरे को जानकारी नहीं है। वो समय मैं डीसी मेंबर तो बाद में मैं एचजेडसी में आया। अच्छा। वैसे तो कितने मतलब आप उसमें किस कैडर में थे, कहाँ पे थे डीसी? मैं इधर पश्चिम में वो पश्चिम में नहीं, जयगुरगोंडा में थे। अच्छा, जब झीरम घटना हो गया उसके संगठन में कोई बैठक हुई थी? नहीं, उधर दरबार डिवीजन में हुआ। क्या बात हुई, तो कुछ पता है? वो देवा वो सैतु दादा कोई है। लीड कौन किया था झीरम को? सैतु दादा लीड किया। चैतू किया था? सैतु देवा वो लीड किया। चैतू और देवा लीड देवा। क्या उड़ीसा के कामरेड्स भी इस हमले में शामिल थे? वो आधा लोग शामिल थे। अच्छा, आधा लोग तो शामिल। स्क्रीन पर एक बड़ी जानकारी पापाराव साझा कर रहे कि झीरम हमला जो अब तक का अगर बड़ा हमला किया जाए जिसमें कांग्रेस की बड़ी जो टीम थी वो खत्म हो गई थी। देवा और चैतू, इनका नाम जो नक्सल कमांडर जिक्र करते, वे इस हमले को लीड कर रहे थे। सब मुठभेड़ होना, शहीद होना, वो बहुत जगह में हो गया। बहुत लोग शहीद हो गया हमारा साथी, वो भी बड़ा नुकसान। जंगल तो आपका यार हुआ करता था, फिर उस जंगल में आप कैसे धोखा खाने लगे? वो ऐसे हो गया फिर पूरा, क्योंकि वो फोर्स में डीआरजी लोग भी है। वो पूरा जानकारी है, किधर किधर घूमते कैसे चले जाते, वो भी जानकारी होगा। इसलिए हम पूरा फंस जाना, शहीद होना, वो भी बहुत हो गया। आपको आपका ये कहने का आशय है कि डीआरजी में जो समर्पित नक्सली भी जो डीआरजी के जवान बने, उनसे आपके मूवमेंट को बहुत नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। यहाँ से डीआरजी भर्ती हो गया, बहुत लोग ऐसे चले गया। पार्टी का इधर नुकसान हो गया, बहुत नुकसान हो गया। लेकिन बहुत नुकसान भी हुआ ना। वो ये 2-3 साल से सीसी मेंबर लोग बहुत नुकसान हो गया। राज्य कमेटी स्तर कामरेड्स भी नुकसान हो गया, नीचे कामरेड्स की भी बहुत नुकसान हो गया। ये भी बहुत पार्टी का नुकसान है, बड़ा नुकसान हो गया। संगठन की आखिरी समीक्षा बैठक कब हुई थी? और संगठन का आखिरी बैठक वो 20 में हुआ, दंडकारण का हिसाब से 20 में बैठक हुआ। बहुत नुकसान हो गया। अभी धीरे धीरे से पार्टी पूरा नुकसान हो जाएगा करके समीक्षा किया था। तो सुना आपने कैसे नक्सली संगठन काम करते थे और कैसे झीरम कांड को अंजाम दिया गया। इस बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ। एक और पूर्व नक्सली लीडर ने किया है ये खुलासा। ये है सेंट्रल कमेटी सदस्य रूपेश, जो आज सरेंडर कर मुख्य धारा में लौट चुका है। और इसके साथ हैं अबुझमाड़ की पूर्व नक्सली सेक्रेटरी रनीता। बातचीत के दौरान बताया कि आखिर कैसे नक्सली संगठन अपना सालाना बजट बनाता था और इसकी रकम कहां से आती थी। ये अभी आजकल जो रिकवरी हुआ उसको देखते हुए हमारा अभी तक जो आंदोलन चला उसमें कुछ एक गलत, इतना सोना कहाँ से आया, इतना पैसा कहाँ से आया करके एक गलत माहौल पैदा करने के लिए कुछ मीडिया चैनल्स ने जानबूझकर प्रचार कर रहे। किसी भी संगठन, किसी भी आंदोलन चलने के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी अपना फंक्शनिंग के लिए, अपना ज़रूरतों के लिए तो फंड्स का ज़रूरत है। हम भी उस हिसाब से, खासकर मुख्य रूप से हमने जनता के ऊपर निर्भर हुआ और कुछ छोटा मोटा ठेकेदारों से ले भी वसूल किया। लेकिन वो भी उस सोर्सेस को भी देखना है कि क्या सोर्सेस है। हमें तो कोई बड़ा खदान को, कारखाना को तो अनुमति नहीं दिया, बड़ा बड़ा रोड को तो अनुमति नहीं दिया। हम बाहर जाके कहीं से दूसरे देश से नहीं लाया, दूसरा राज्यों में जहां हमारा संगठन
नहीं है, जहाँ आंदोलन नहीं है वहाँ से तो कोई हमारा ताकत ही नहीं रहते, वहाँ तो नहीं मिलेगा। जहाँ तक मिलेगा, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ तक कितना रिसोर्सेस है सबको जानते हैं। इंटेलिजेंस विभागों को तो अच्छे तरीके से जानकारी है, आप सभी लोग भी जानते। बहुत सीमित सोर्सेस है, वो सीमित स्रोत से ही हमने वसूल किया। वो भी जनता का ही मेहनत है, वो भी जनता मेहनत करके वर्कडे, हर साल वर्कडे के हिसाब से मेहनत करके भी पैसा जमा किया। और जो भी ठेकेदारों से हमने लेवी के रूप में लिया वो भी जनता का ही मेहनत है। जो भी है आखिर में वो पार्टी का स्थिति ऐसा आने के वजह से वो पुलिस यानी सरकार ने रिकवरी कर रही। तो चिंता है, नाराजगी है जनता में भी, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए था। अगर शुरू हुआ वहाँ से तो अपना माड़ क्षेत्र में बहुत सारे एक योजना के साथ अभियान चलाते थे, लेकिन बहुत कोशिश किया कि हमें जनता के लिए आए हैं तो फिर हमें कुर्बानी के लिए आए हैं, कुर्बानी देने के लिए, इसलिए हमें जनता के साथ ही रहना है, काम करना है करके सोच के कितना भी रहने से हमें खड़े होके वहीं रहे। कैसा फील हो रहा है आप लोग का? लेकिन लास्ट में यानी कि परिस्थिति जो बदल गई है तो इस हिसाब से फिर सोचे कि अब तो ऐसे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब परिस्थितियाँ हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हो, पहले से हम जानते हैं परिस्थिति यानी कि 2024 में ही बदल गई है, ऐसे नहीं है। पहले से आंदोलन का स्थिति अपना रूपेश भैया जी ने बताया, उस हिसाब में जानते हैं हम भी। लेकिन जो उनका तीव्रता जब बढ़ गई तो हमें कौन सा रास्ता अपनाने से आगे हमें जनता के लिए काम कर सकते हैं, किस रास्ता से करके सोच के लास्ट में हमें यानी मुख्य धारा में आने का। सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सली एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। जो लोग कभी हथियार के दम पर दहशत कायम करने की सोच रखते थे, अब वही लोग हिंसा और आतंकवाद की बजाय शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं। जगदलपुर से श्रीनिवास नायडू और बीजापुर से रंजन दास की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी तरफ नक्सली संगठनों में कुछ ऐसे दर्द भी छिपे हैं जिन्हें कई नक्सली संगठन में रहते हुए बयान नहीं कर सकते थे। यह दर्द अपनों के साथ न रहने का था, यह दर्द था खुद के बच्चों के न होने का, और यह दर्द था अपने समाज से दूर रहने का। छोड़ा हथियार, पूरा हुआ परिवार। सरेंडर नक्सलियों के दर्द की दास्तान। संगठन का काला सच, शादी बच्चे पर थी रोक। कभी जंगल, बंदूक और संगठन के सख्त नियम का पालन करने वाले नक्सली आज मुख्यधारा में लौटने के बाद एक अलग जिंदगी जी रहे हैं। संगठन का काला सच ऐसा था जिसे सोचकर आज भी ये सिहर उठते हैं। कई ऐसे दर्द छिपे हैं जिसे याद कर इनकी आंखें नम हो जाती हैं। किसी को भी अपना बच्चा गोद में रहेगा तो किसका अच्छा नहीं लगेगा, माँ बाप को। हाँ, तो शादी से पहले ही कोई का ऑपरेशन कर देते हैं, किसी को बाद में कर देते शादी के बाद। छत्तीसगढ़ के जंगलों में जहां कभी बंदूक उठाकर संगठन के दबाव में जिंदगी जीने वाले नक्सली अब मुख्यधारा में लौटकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। आत्मसमर्पण के बाद उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है और अब उनके चेहरों पर परिवार और भविष्य के सपने साफ दिखाई दे रहे हैं। सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने खुलासा करते हुए कहा कि संगठन के नियम इतने सख्त थे कि पुरुष और महिला आपस में बात तक नहीं कर सकते थे, और तो और वो आपस में संबंध ना बनाए इसके लिए उनकी नसबंदी तक कर दी जाती थी। सरकार की पुनर्वास नीति और समाज की स्वीकार्यता ने नक्सलियों को एक नई पहचान दी है। आत्मसमर्पण के बाद न केवल इनसे हथियार छूटे हैं, बल्कि नक्सली जीवन की बंदिशें भी टूटी है। सबसे बड़ा बदलाव इनकी निजी जीवन में दिखाई दे रहा है। वेसेक्टॉमी रिवर्सल जैसी मेडिकल सुविधा भी इनके लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई, जिससे अब ये परिवार और खुद के बच्चे होने का सपना पूरा कर आगे बढ़ रहे हैं। शुरू में मैं
शादी किया था, तो 2010 में मैं इधर आया तो घर चली गई। तो 6वां नंबर कंपनी में ये रहती थी, तो बात तो नहीं हुआ था। ये मेरा सेक्शन में रहती थी, डॉक्टर है तो हेडक्वार्टर कंपनी का रहता है, तो उसी में रहती है। तो हमारे ऊपर डाउट ज़्यादा बोल दिए, तो इसको अलग कर दिए, मेरे को भी अलग कर दिया। मैं कंपनी को लेके मैं चले गया दूसरा एरिया में, तो उस समय इसको बहुत बोले, रामचंद्र रेड्डी और कमलेश, हमारे ऊपर डाउट बोल दिया ना। तो ये घर जा रही थी, तो मैं फिर रुकाया एक गांव में, तो रुकाया तो वहाँ बात किया, तो ये जा रही है, ये गई मतलब मेरे ऊपर, और तुम्हारा तो था संबंध था, इसलिए चली गई। तो मेरा एक गाँव में मिला था, मिल के बात किया, तो अब जा रहे हो तो जाने से मेरा टावर होगा, जाने साथ में जाएंगे ना। अच्छा, मतलब प्यार की खातिर संगठन चुना? हाँ, वही समझो अभी। अच्छा, एक आसमती नक्सलवाद को छोड़ चुकी है, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। न्यूज 18 से खास बातचीत में आसमती ने बताया कि संगठन में शामिल होते ही वो लोग नसबंदी कर देते थे। संगठन में प्यार, शादी, बच्चे, इन सब की बंदिशें थी। ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने प्यार की खातिर संगठन छोड़ दिया और अब वो अपने पति के साथ एक नई जिंदगी जी रही हैं। विवेक श्रीवास्तव, न्यूज 18, कोंडागांव। और अब आपको गरियाबंद के उस गांव की तस्वीर दिखाते हैं जिसे कभी नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। लंबे समय से लाल आतंक के साए में रहने वाले इस गांव में 40 साल बाद प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, जिस पर गांव वालों ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। जिस गांव की आप तस्वीर देख रहे हैं, कभी ये नक्सलियों की राजधानी कहा जाता था। नक्सलियों का खौफ ऐसा था कि लोग घर से निकलने से भी डरते थे। दूसरी ओर यहाँ कभी किसी प्रशासनिक अधिकारी ने भी आने की हिम्मत नहीं की। इस बीच जब गांव में पहली बार जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया तो गांव में ये किसी त्योहार से कम नहीं था। लोगों ने गाजे बाजे के साथ गांव पहुंचे कलेक्टर, एसपी और सीईओ का स्वागत किया। तस्वीरें गरियाबंद के साय बिनकछार गांव की हैं, जो अब पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। गांव में पहली बार जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया। बता दें कि 46 साल पहले इस गांव में तत्कालीन कलेक्टर स्वर्गीय अजीत जोगी आए थे और अब 40 साल बाद इस गांव में अधिकारी पहुंचे। पहले तो नक्सली के नाम से यहाँ आने के लिए उनका नामो निशाना नहीं था। साहिबिन कछार गढ़ था नक्सली का, साहिबिन के नाम से बोलते थे तो पहले लोग डरते थे और आने में झिझकते थे। क्या मानते हैं, नक्सल मुक्त होने के बाद साहिबिन का विकास होगा? और ये मानता हूँ कि साहिबिन का विकास इसलिए होगा क्योंकि पूर्व में 80-81 में कलेक्टर आया था अजीत जोगी ने, और यहाँ 80 पट्टा बांटे थे, और आज उसी कलेक्टर पुनः कलेक्टर आए तो 40-46 साल के बाद। आज़ादी के बाद पहली बार जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 31 मार्च तक पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त करेंगे, उसके आधार में पूरी सरकार पहुंचकर यहाँ पे जो भी योजनाओं का लाभ था, सब लाभ जहाँ तक ऐसा होता था कि अगर हम जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे आना चाहें तो विशेष रूप से फोर्स एवं हमको अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन आज कोई फोर्स, बिना फोर्स का, बिना कोई सिक्योरिटी का, आज पूरे के पूरे जनप्रतिनिधि के साथ पूरी सरकार अंतिम गांव जिसको साहिबिन कछार माना जाता था, नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, यहाँ पे आके कैंप लगाया गया है। बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 31 मार्च के बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र से मुक्त हो गए हैं और लोग बिना डर भय के आ रहे हैं। इसलिए हमने अभी तक इस गांव में हम पहुंच नहीं पाए थे। प्रशासन की योजना कैसे चल रही है इसके बारे में जानकारी नहीं हो पाती थी, इस कारण हमने यहाँ पर जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर लगाए हैं। कभी नक्सलवाद का दंश झेल चुका ये गांव अब सरकार की योजनाओं से जुड़ रहा है और आने वाले समय में इस गांव की तस्वीर बदलने की काफी उम्मीद है। शेख इमरान, न्यूज 18, गरियाबंद।
और ये नक्सलवाद की उस कहानी का दर्द, उसके कुछ अनसुलझे और ऐसे राज हमने फाश किए इस प्रोग्राम में। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।